इस वीडियो में मैं तो बताने वाला हूँ कुछ जियोग्राफी के डेफिनेशंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। अगर बेसिक लेवल पर अंडरस्टैंडिंग है इन सारी चीज़ों की तो काफ़ी आसान हो जाएगा जियोग्राफी टॉपिक को समझना। तो इसमें एक बेसिक लेवल की समझ हम बनाएंगे जो आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी नहीं है, और वो कुछ ज़्यादा याद भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक लेवल पर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और ये जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक बड़ी चीज़ों को हम कैसे याद रख पाएंगे। तो कुछ 10-15 डेफिनेशंस हैं जियोग्राफी की जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो उनमें से पहली है जो यहाँ पे मैं इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज के सहारे ही हमें इस वीडियो को कवर करना है। और इन सारी चीज़ जो दिखाई गई है इनकी असली क्या डेफिनेशन है और इनको कैसे अच्छे से समझा जा सकता है कि कभी भी जीवन में कभी भी हम इसको भूल ना पाएँ। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर इस वीडियो को आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया इसको कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो शायद आपको कभी इस टॉपिक के लिए दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े। तो ज़्यादा टाइम मैं गवाता नहीं हूँ और मैं बताता हूँ सबसे पहले पर्वत। तो आपको जो ये सबसे ऊपर जहाँ पे पर्वत लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखो बहुत ऊंचे ऊंचे कटोरा टाइप का पहाड़ है। देहात में यही बोलता है यार सब, कटोरा टाइप पहाड़ है। ठीक है, तो इस कटोरा टाइप पहाड़ को हम लोग पर्वत कहते हैं। देखो ऊपर चोटी की तरफ उठी हुई है, इस चोंक की तरह ऊपर उठा हुआ है ना। अगर किसी कटोरे को या किसी बर्तन को उल्टा हम कर देते हैं ना, थाली को उल्टा कर दिए तो वो ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो ये जो उस ऊपर उठा हुआ नुकीला सा भाग है ना, इसको पर्वत कहते हैं। ठीक है, इसको पर्वत कहते हैं। और कई सारे अगर पर्वत हो जाए ना तो उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला यानी कि बहुत सारे सेट है, पर्वत के बहुत सारी सेट है, तो इन सेट्स को पर्वत श्रृंखला कहते हैं। आप देख सकते होंगे कि कुछ पर्वत ऐसे हैं जिन पे बर्फ़ नहीं जमी हुई है, लेकिन कुछ सफ़ेद पर्वत है, वो सफ़ेद पर्वत बर्फ़ है और वो ये दिखाता है कि ये ऊँचे हैं। इनके कंपैरिजन में जिनमें बर्फ़ नहीं जमी हुई है उनके कंपैरिजन में ये बर्फ़ वाले ऊँचे हैं। तो ये एक प्रकार का हो गया ऊंचा और नीचा जिन पे बर्फ़ जमी हुई है। ठीक है, और एक ऐसी जगह आपने देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है घाटी। ये घाटी कई सारी पर्वत होती है ना, तो उनके बीच में गैप बन जाता है। हर जगह एकदम सटा सटा के पर्वत नहीं बनेगा। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को कहते हैं घाटी। उस गैप में जो लोग रहेंगे उसको कहेंगे कि वो घाटी में निवास करते हैं। ठीक है, और अब आते हैं हम लोग पठार पे। तो देखो पर्वत के नीचे यहाँ पे पठार दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। तो ये पठार जो है ना, पर्वत को अगर हम बीच से काट देना तो ये क्या ऊंचा तो रहेगा लेकिन ये ऊपर का नुकीला भाग नहीं रहेगा, लेकिन सपाट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पठार कहलाएगा, प्लेन हो जाएगा। ठीक, वो नुकीला वाला भाग हट गया तो ये पठार हो जाएगा और ये प्लेन रहेगा, ये पथरीला ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हम पहाड़ी पे। देखो कि यहाँ जो पठार है ना, पहाड़ी की भी ऊंचाई एकदम सेम रहती है। पठार और पहाड़ी की ऊंचाई एकदम सेम रहती है, बस फ़र्क ये इतना है कि ये जो पहाड़ी है वो पर्वत की तरह नुकीली रहती है। ठीक है, और पहाड़ी का कंपैरिजन आप पर्वत से देखो तो वो पर्वत कितना ऊंचा है, लेकिन पहाड़ी पठार की इतनी ही ऊंची है लेकिन वो नुकीली है ना। तो पठार पहाड़ी सेम हाइट के रहते हैं लेकिन जो उसकी डिज़ाइनिंग है ना वो अलग रहती है। अब इसके बाद हम देखते हैं मैदान के बारे में। तो देखो पठार और मैदान, पठार के बाद नीचे का जो नीचे आएंगे ना तो हमें मैदान मिलेगा। मैदान में मतलब जब हम लोग खेती करते हैं, पेड़ पौधे उगाते हैं, स्कूल बना हुआ है हमारा, तो वो सब कहाँ है? मैदान में है। मैदान में खेती होती है। तो मैदान में अगर तुम यार सो जाओगे ना तो तुम्हें उतना गड़ने वाली फीलिंग नहीं आएगी, चुभन नहीं महसूस होगी। लेकिन तुम पर्वत पे या मतलब तुम पहाड़ पे सो जाओ, पठार पे सो जाओ तो तुम्हें चुभन लगेगी क्योंकि वो पत्थर के बने हुए हैं। लेकिन मैदान मिट्टी का बना हुआ होता है, चाहे वो कोई सी भी मिट्टी हो। ठीक है, तो ये मैदान हो गया, मैदान तक समझ गए। अब मैदान में ना एक बात आती है कि नदी, उसके बाद हम नदी को समझते हैं। तो देखो कोई भी नदी ना
पर्वत पहाड़ों से होकर निकलती है, ऊंचे जगह से ही निकलती है नदी, पर्वत पहाड़ पठार इसी जगहों से निकलती है और वो मैदान की तरफ होते हुए समुद्र में मिलती है। तो जो भी नदियाँ हैं उनको जाना तो समुद्र में ही है। जैसे हम लोग पैदा हुए हैं तो हम लोगों को तो मरना ही है, उसी तरह नदी को भी उसी रास्ते जाते हुए सब रास्ते को पार करते हुए समुद्र में ही मिलना है। तो जो नदी है ना, तो ये नदी जब शुरुआत होती है तो बहुत सारा मिट्टी कंकड़ पत्थर साड़ी कपड़ा सब उठा के लेके जाती है समुद्र में फेंकने के लिए, क्योंकि फेंकने के लिए इन द सेंस कि वो सब उसके रास्ते में जो सारी चीज़ें आ रही हैं वो कहाँ जाएंगी, बह के जाएंगे उसके साथ, तो वो समुद्र में ही मिल जाएंगी। तो जब नदी शुरुआत करती है ना, तो आपने देखा हुआ कि कई बार कहीं इतने बड़े तालाब होते हैं ना, तो उनमें पानी सूख जाता है, लेकिन जब बरसात का मौसम आता है नदी जब खुल जाती है तो उसमें पानी भर जाता है। तो उसी तरह नदी भी कहीं से पर्वत पठार से खुल के जब आती है वहाँ से, तो वो अपने रास्ते में आने वाली तमाम गड्ढों को भरती हुई आती है, और जब ये गड्ढे भर जाते हैं तो फिर वहाँ से उसी रास्ते निकल के समुद्र में मिल जाती है। तो उस दौरान पर्वत से निकलते हुए और रास्ते से होते हुए उस दौरान उसने जो भी अपने साथ जो भी बहा कर लेके आई है वो समुद्र में मिलाएगी, और जहाँ मिलाएगी ना तो वहाँ पे कुछ चीज़ें बन जाएंगी, कुछ एक टाइप का बन जाएगा, उसको डेल्टा कहते हैं। मतलब मिट्टी जो है ना इकट्ठी होने लगेगी वहाँ पे अलग अलग जगह पे, थोड़ी इस जगह पे थोड़ी उस जगह पे। यहाँ पे अब देखो कि डेल्टा टाइप उसको बोलते हैं, डेल्टा टाइप। आप इसको प्रैक्टिकल सकते हो, आप मतलब प्रैक्टिकल करके देखो, इसको मिट्टी या बालू ले लो, घोल दो उसको और उसको बहाओ इतना आराम से, ठीक है, तो वो देखोगे कि एक जगह बालू ना एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, और पानी डालोगे तो पानी ना उस बालू को काट के एक रास्ता बना लेगा और उससे जाने लगेगा। तो ये जो रास्ता उसने बनाया ना, ये होता है वितरिका, और ये जो बालू एक जगह इकट्ठा हुआ कई जगह, इसको बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। और नदी का मुहाना यानी जहाँ नदी मिल जाएगी समुद्र से या कहीं भी नदी मिल जाएगी किसी चीज़ से, वो हो जाएगी उस नदी का मुहाना। जहाँ अंतिम समाधि ले लेगी नदी, मर जाएगी, वो हो जाएगी नदी का मुहाना, ठीक है। तो हमने मुहाने तक समझ लिया। अब बस कुछ चीज़ें, दो चीज़ें और बच गई हैं लास्ट वो चीज़ें हैं जल संधि और स्थल संधि। ध्यान से सुनना, स्थल संधि क्या है। स्थल संधि के सुनते मन में देखो, स्थल संधि यानी इसको ऐसे समझना कि स्थल संधि कर रहा है, स्थल प्लस संधि, तो स्थल संधि कर रहा है, ठीक है, किसी की संधि कर रहा है स्थल। तो जब स्थल किसी की संधि कर रहा है, किसकी संधि करेगा बताओ। जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो या तो जल या तो जल का करेगा या स्थल का करेगा। तो स्थल संधि कर रहा है, स्थल जब संधि करेगा ना तो वो जल की संधि करेगा, और जल संधि जब करेगा तो वो स्थल की संधि करेगा। ऐसे समझे हम। देखो जैसे स्थल संधि है ना, तो स्थलों की संधि है, दो स्थल हैं उनकी संधि है, ठीक है। तो इस पार भी पानी रहेगा स्थल संधि के और उस पार भी पानी रहेगा, और बीच में से एक पतला रास्ता जाएगा, तो ये स्थल संधि है, यानी स्थलों की संधि है, ठीक है। तो अगर ऐसी आकृति बन जाएगी तो वो उसको क्या बोलेंगे, इधर भी पानी उधर भी पानी और बीच में एक पतला रास्ता, तो कहीं वो रास्ता कहीं तो जा रहा है, तो वो प्रायद्वीप की तरफ जा रहा है, तो उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और अगर हम जल संधि की बात करें तो जल संधि कर रहा है, ठीक है, जल संधि कर रहा है, किसकी संधि कर रहा है, जियोग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो वो दो स्थलों को मिलाने का काम कर रहा है, ठीक है, वो जल दोनों स्थलों को मिला रहा है, तो जल संधि हो रही है, ठीक है। तो जब इधर भी जल संधि में क्या है कि इधर भी जल संधि इधर भी जो होगा मैदानी इलाका होगा, इधर भी मैदानी इलाका, इधर भी स्थल उधर भी स्थल होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ स्थल हो गए और इन दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं जल संधि कर रही है, तो इनको बोलते हैं जल संधि। और तुम सोचो कि यहाँ पे देखो, इधर भी स्थल इधर भी स्थल, ठीक है, तो ये आकृति किसकी बन जाएगी, द्वीप की बन जाएगी ना, तो ये द्वीप बना देता है। और स्थल संधि प्रायद्वीप बनाता है और जल संधि क्या बनाएगी, वो द्वीप बनाएगा, ठीक है। द्वीप के आने जाने का कोई रास्ता नहीं होता, ठीक है, तो वो द्वीप कहलाता है। प्रायद्वीप में एक पतला रास्ता होता है, ठीक है। और लास्ट चीज़ बच गई, वो है तट। तट क्या है, जहाँ स्थल ख़त्म हो जाएगा ना,
वहाँ से अगर पानी जहाँ पानी की बाउंड्री चालू है वो तट कहलाएगा। स्थल ख़त्म हुआ, आगे पानी है, ठीक है, वो उसका तट कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर तुम रास्ते में जा रहे हो और वहाँ पर तुमको कोई गड्ढा मिल जाता है, बड़ा सा गड्ढा, ठीक है, कि एक उसमें तुम्हारी साइकिल डूब जाए, तो तुम अभी एक कदम बढ़ाओगे तो तुम उस गड्ढे में चले जाओगे, ठीक है। तो तुम उस गड्ढे पे खड़े हो, उसके आगे जाओगे तो तुम उस गड्ढे में गिर जाओगे। तो तुम अभी जहाँ खड़े हो ना, एक कदम तुमको बढ़ाना अभी बाकी है, तो तुम उस गड्ढे के तट पे खड़े हो, तुम अभी तट पर खड़े हो। उसी तरह भारत इतना बड़ा विशाल है, दुनिया इतनी बड़ी विशाल है, हर जगह पानी है, तो जिस बाउंड्री पर तुम खड़े रहोगे आगे पानी है ना, तो वो समुद्र का तट है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी पूरी तरीके से। छोटे बच्चे जो भी हों उनको ये वीडियो शेयर करना, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक क्लियर होता है इससे। और आगे की वीडियो मैं इसी तरह बनाता रहूँगा।